नमस्ते। आज हम लीडरशिप के एक ऐसे सिद्धांत को समझने वाले हैं जो बहुत ही प्रैक्टिकल और दिलचस्प है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचकर देखिए, क्या एक बिल्कुल नए कर्मचारी और एक बहुत अनुभवी कर्मचारी दोनों को लीड करने का तरीका एक जैसा हो सकता है? जाहिर है नहीं, है ना? और बस यहीं से सिचुएशनल लीडरशिप की पूरी कहानी शुरू होती है। ये मॉडल जिसे हर्सी और ब्लैंचर्ड ने डेवलप किया था, हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। एक महान लीडर वो नहीं जो बस एक ही स्टाइल में काम करे, बल्कि वो है जो अपनी टीम के सदस्य की जरूरत और हालात के हिसाब से अपने लीडरशिप की स्टाइल बदल सके। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला फॉर्मूला यहाँ बिल्कुल नहीं चलता। तो चलिए अब इसके अंदर झांकते हैं। ये मॉडल लीडर्स को आप कह सकते हैं एक टूल किट देता है जिसमें 4 अलग अलग स्टाइल हैं, और ये स्टाइल सिर्फ 2 बिहेवियर्स पर टिके हैं। एक है डायरेक्टिव बिहेवियर, मतलब आप कितना निर्देश देते हैं, और दूसरा है सपोर्टिव बिहेवियर, मतलब आप अपनी टीम का कितना हौसला बढ़ाते हैं। और ये देखिए, ये 2x2 का ग्रिड कितनी खूबसूरती से उन चारों स्टाइल्स को दिखाता है। S1 से लेकर S4 तक हर स्टाइल में डायरेक्टिव और सपोर्टिव बिहेवियर का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। यही है वो लीडरशिप टूल किट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो ये 4 स्टाइल असल में काम कैसे करते हैं? देखिए, S1 है डायरेक्टिंग। इसमें लीडर साफ साफ बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें निर्देश ज्यादा, सपोर्ट कम। फिर आता है S2 कोचिंग। यहाँ निर्देश भी ज्यादा है और सपोर्ट भी। लीडर सिर्फ बताता नहीं, समझाता भी है। S3 है सपोर्टिंग। इसमें सपोर्ट बहुत ज्यादा है पर निर्देश कम। यहाँ टीम खुद फैसले लेती है और लीडर उन्हें हिम्मत देता है। और आखिर में S4 डेलीगेटिंग। इसमें सपोर्ट और निर्देश दोनों ही कम है। यहाँ लीडर पूरी जिम्मेदारी टीम को सौंप देता है। तो ये तो हो गई लीडर की बात, पर कहानी का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है टीम का सदस्य यानी फॉलोअर। चलिए अब उसे समझते हैं। अब देखिए, किसी भी काम को लेकर एक टीम मेंबर की 2 चीजें देखी जाती हैं, उसकी काबिलियत यानी कॉम्पिटेंस और उसका जोश यानी कमिटमेंट। इसके आधार पर हम उन्हें 4 डेवलपमेंट लेवल्स में बांट सकते हैं। D1 है एंथुसियास्टिक बिगिनर, मतलब नया है पर जोश से भरा हुआ। D2 है डिसइल्यूजन्ड लर्नर, काम सीखा तो है पर अब जोश कम हो गया है। D3 है केपेबल बट कॉशियस परफॉर्मर, काबिल है पर थोड़ा हिचकिचाता है। और D4 है सेल्फ रिलायंट अचीवर, जो कि एकदम एक्सपर्ट और भरोसेमंद है। एक लीडर का पहला काम यही है, अपनी टीम को सही सही डायग्नोस करना। तो अब आता है सबसे जरूरी सवाल, लीडर की स्टाइल और फॉलोअर के डेवलपमेंट लेवल, इन दोनों को एक साथ कैसे लाया जाए? और ये रहा इस पूरे मॉडल का दिल। यहीं पर होती है असली मैच मेकिंग। अगर फॉलोअर D1 लेवल पर है तो लीडर को S1 स्टाइल अपनाना चाहिए। अगर फॉलोअर D2 है तो लीडर को S2 स्टाइल यूज करना है। D3 के लिए S3 और D4 के लिए S4। ये जो मैचिंग है ना, ये इस थ्योरी का सार है। एग्जाम के लिहाज से भी ये टेबल सबसे जरूरी है। तो पूरी बात को अगर हम 2 आसान स्टेप्स में बांटें तो वो ये है। स्टेप 1, डायग्नोज करो, अपनी टीम के सदस्य का डेवलपमेंट लेवल समझो, वो D1 है, D2, D3 या D4। और स्टेप 2, अडेप्ट करो, उसके लेवल के हिसाब से अपनी लीडरशिप स्टाइल S1, S2, S3 या S4 चुनो। बस पहले समझो फिर बदलो। इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है। एक लीडर को एक डॉक्टर की तरह सोचिए। एक अच्छा डॉक्टर क्या करता है? वो पहले मरीज की जांच करता है, बीमारी को डायग्नोस करता है और फिर सही दवा प्रिस्क्राइब करता है। ठीक वैसे ही एक अच्छा लीडर पहले अपनी टीम के सदस्य के डेवलपमेंट लेवल को डायग्नोस करता है और फिर सही लीडरशिप स्टाइल प्रिस्क्राइब करता है। तो अब तक तो ये मॉडल काफी शानदार लग रहा है, पर क्या ये एकदम परफेक्ट है? चलिए इसकी ताकत और कमजोरियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी है इसकी प्रैक्टिकलिटी। इसे समझना और असल दुनिया में लागू करना बहुत आसान है। ये हमें साफ साफ बताता है कि क्या करना चाहिए, और ये लीडर्स को लचीला यानी फ्लेक्सिबल होने की अहमियत सिखाता है। यही वजह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसे अपनी लीडरशिप ट्रेनिंग में इस्तेमाल करती हैं। लेकिन हाँ, इसकी कुछ कमियां भी हैं। आलोचक कहते हैं कि इसके पीछे उतनी मजबूत एकेडमिक रिसर्च नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स थोड़े एम्बिगुअस हैं, जैसे कि काबिलियत और जोश को मिलाकर डेवलपमेंट लेवल कैसे बनता है, ये पूरी तरह साफ नहीं है।
ये मॉडल उम्र या तजुर्बे जैसे फैक्टर्स पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। और एक और बात, ये वन ऑन वन लीडरशिप के लिए तो बहुत अच्छा है, पर पूरी टीम या ग्रुप को कैसे लीड करें इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहता। इन कमियों के बावजूद मैनेजर्स इसे असल जिंदगी में बहुत उपयोगी पाते हैं। इसे लागू करने के लिए कई तरह के क्वेश्चनर्स और केस स्टडीज का इस्तेमाल होता है। जैसे एक केस स्टडी हो सकती है कि अलग-अलग लेवल के मैराथन रनर्स को कोच करने के लिए कौन सी लीडरशिप स्टाइल अपनानी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक असरदार लीडर वो है जो ये पहचान सके कि उसकी टीम को किस वक्त क्या चाहिए और फिर उस जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी स्टाइल को बदल सके। तो ये चर्चा हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। आपकी अपनी नेचुरल डिफॉल्ट लीडरशिप स्टाइल कौन सी है? क्या वो S1, S2, S3 या S4 है? इस बारे में सोचना ही एक बेहतर और ज्यादा फ्लेक्सिबल लीडर बनने की तरफ पहला कदम हो सकता है।